ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को। बहुत ही आसान सा है, प्रीवियस आपने कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट समझ लिया है, वही चीज़ें बार बार रिवाइज होनी हैं। सो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर हमने कहा कि 3 मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। नंबर 1 अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये रेस्ट पे शुरू हो जाता है, दूसरा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि अनस्टेबल एंजाइना में जो भी यहाँ पे एरिथमेटस सा प्लाक बनता है वो डिग्रेड होता रहता है। ठीक है, जब वो डिग्रेड हो रहा होता है तो उसके जो टुकड़े शुकड़े पड़े हुए होते हैं उनकी वजह से सप्लाई रेस्ट पे भी इफेक्ट हो जाती है। सो ये रेस्ट पे भी स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 हम देखते हैं कि अगर इनिशियली हाइपॉक्सिया है और पेन स्टार्ट हो गया लेकिन वो हाइपॉक्सिया रिलीफ नहीं हुआ तो ज़ाहिर है हाइपॉक्सिया के बाद इस्कीमिया स्टार्ट होने, और इस्कीमिया को हम क्या कहते हैं, एमआई कहते हैं। अब ये जो एमआई है ये बेटे 2 तरह का हो सकता है। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, जिसको नॉन स्टेमी या एन स्टेमी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई है। इसमें एमआई की एलिवेशन है, इन दोनों में इसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है, इन दोनों के अंदर एलिवेशन नहीं होगी। तो ये जो तीनों हैं ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहलाते हैं। और वो कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम यही देख रहे होते हैं कि जो हमारा प्लैक है उस प्लैक के अंदर यूजुअली थ्रोम्बोसिस होती है, या तो वो थ्रोम्बस जो है वो रप्चर कर जाता है। अगर वो रप्चर कर जाए तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, और अगर वो वहाँ पे परमानेंट या टोटल अक्लूजन कॉज करेगा तो एमआई होगा। तो पैथोलॉजी हमें पता है कि एरिथमेटस सा प्लैक बनता है जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इनकी जो प्रेजेंटेशन है और इनिशियल मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है, अब तीनों की बारी बारी आपकी बुक में डेफिनेशन बताई हुई है तो तीनों की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनस्टेबल एंजाइना की। सो अनस्टेबल एंजाइना में आपने 2-3 बातें याद रखनी है कि ये जो है वो न्यू ऑनसेट का एंजाइना होता है। ठीक है, न्यूबल ऑनसेट का एंजाइना होता है, और यह हम कहते हैं कि प्रीवियस एंजाइना है ये, लेकिन ये बहुत रैपिडली वर्सन हो रहा होता है। जो आपका स्टेबल एंजाइना ना उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करता। यानी मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जो स्टेबल एंजाइना है उसमें पेशेंट कहता है कि 20 मिनट वॉक की थी तो मुझे दर्द शुरू हुआ था, और वो दर्द 10 मिनट के लिए रहा था, रेस्ट पे ख़त्म हो गया। फिर मैंने 20 मिनट के लिए अगले दिन वॉक की तो फिर वो दर्द स्टार्ट हुआ, और उसकी इंटेंसिटी पिछले दिन के दर्द जितनी ही थी। तो वो सेम डिस्टेंस पे स्टार्ट होता है, सेम इंटेंसिटी का होता है, फ्रिक्वेंसी का होता है, रेस्ट से रिलीफ होता है। ये ऐसे नहीं होता, ये रैपिडली बहुत जल्दी वर्सन करता है। यहाँ आपने इसको ट्रीट ना किया तो ये पेशेंट को एमआई और फिर हार्ट फेलियर और डेथ में ले जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने अनस्टेबल एंजाइना में ये बात याद रखनी है कि यूजुअली जो थ्रोम्बोलिसिस हुई होती है, यानी थ्रोम्बस होता है, वो मोस्टली रप्चर करता है और उसके जो टुकड़े हैं वो वेसल्स के अंदर जगह जगह पे आके एक्यूमुलेट होते हैं और टेम्परेरी ब्लॉकेज कॉज करते हैं। थोड़ी देर के बाद रिलीफ भी हो जाता है। ओके, जबकि एमआई रिलीफ नहीं होता क्योंकि एमआई में परमानेंट होल टोटल अक्लूजन हो जाती है। साथ ही आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर कार्डियक एंजाइम्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कार्डियक एंजाइम्स भी एलिवेटेड नहीं होते। और दूसरी बात, अगर हम ईसीजी पे देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें एसटी एलिवेशन नहीं मिलती, बल्कि क्या मिलती है, एसटी डिप्रेशन मिलती है, और साथ में टी वेव की इन्वर्जन मिलती है जो कि स्टेबल के पेशेंट में भी एक्सरसाइज के दौरान मिल सकती है। ठीक है, नंबर 2 बेटे हमारे पास आ जाता है एमआई, और एमआई में भी हमारे पास आता है नॉन स्टेमी। इसका मतलब है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे वही है कि हाइपॉक्सिया क्रिएट हो रहा है और हाइपॉक्सिया की वजह से इस्कीमिया स्टार्ट हो चुका है। जब इस्कीमिया स्टार्ट हो चुका है तो हम देखते हैं कि लोकलाइज एरिया पे नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, सो मायोकार्डियम में लोकलाइज नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। जब लोकलाइज नेक्रोसिस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो कार्डियक एंजाइम अभी इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे CKMB होता है और ट्रोपोनिन होता है, वो कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन ECG के ऊपर इसका नाम ही इसीलिए नॉन स्टेमी है कि आपके पास ST एलिवेशन नहीं बल्कि ST डिप्रेशन होगी और T वेव इन्वर्जन होगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास स्टेमी होता है जिसको हम कहते हैं ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। अब इसमें क्या हुआ होगा, वही हाइपॉक्सिया इस्कीमिया है और लेकिन ज़रा ज़्यादा सुवेयर होता है, और हम देखेंगे तो अच्छी खासी मायोकार्डियम में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ कार्डियक एंजाइम भी पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ST एलिवेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने तीनों का डिफरेंस याद रखना है। या एंजाइम भी नेगेटिव है, एलिवेशन भी नहीं है, या एंजाइम पॉजिटिव है, एलिवेशन नहीं है, या एंजाइम भी पॉजिटिव है और एलिवेशन भी आ गई है। अब ये जो एलिवेशन है ये हम लोगों ने देखनी होती है
याद रखना है आपने, हमने लिम लीड्स में भी देखनी होती है और चेस्ट लीड में भी देखनी होती है। मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताया है कि हमारे पास 1, 2 और 3 और उसके अलावा अगर हम देखेंगे AVR है, AVF है और AVL है, इनको हम कहते हैं लिम लीड्स। और V1 जो है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, V6 है, ये चेस्ट लीड्स होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर हम लोगों ने देखना था कि हमारे पास ये जो ST सेगमेंट है ये एलिवेटेड था या डिप्रेस था। और आपको याद होगा कि मैं भी रिवाइज पे करा दूंगी कि हमने कहा था 2, 3 और AVF में हम देखते हैं तो इन्फीरियर वॉल MI को ये इंडिकेट करता है। और इसी तरह अगर हम जो है वो 1 AVL, V5 और V6 में देखेंगे तो इससे हमें जो है वो लेटरल वॉल का पता चलता है। V1, V2, V3, V4 में इंटेरोसेप्टर वॉल देखते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे कि लिम के अंदर अगर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा 2 कंटीजियस लिम लीड में एलिवेशन है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। और चेस्ट लीड में हम देखते हैं 2 मिलीमीटर से ज़्यादा। आपको याद है कि ये जो एक बॉक्स था इसका एक स्मॉल बॉक्स जो है इस तरह से 1 मिलीमीटर और ये पूरे का पूरा 5 मिलीमीटर होता है। तो हम देखते हैं कि अगर वो 1 बॉक्स से ज़्यादा एलिवेटेड है लिम्स में, ठीक है, 2 लिम्स में, यानी लीड 2 में हो गया, लीड 3 में हो गया। और इसी तरह चेस्ट लीड्स में भी हम देखते हैं 2 कंटीजियस में, इन दोनों में या इन दोनों में 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो फिर वो जो है वो एलिवेशन सिग्निफिकेंट होती है, उसको MI में हम कंसीडर करते हैं। सो ये आसान सी जो है वो तीनों की डेफिनेशन हो गई हैं। अब आपकी बुक में ना इनको ना डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है। अब मैं भी आपको डिफ्रेंशिएट करा देती हूँ कि एक्यूट करोनरी सिंड्रोम के अंदर हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना है, हमारे पास जो है वो एनस्टेमी है, ठीक है, और उसके अलावा स्टेमी यानी ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो थ्रोम्बस है वो किस तरह का होता है तो इसमें आपने याद रखना है वो सब टोटल अक्लूजन कॉज करता है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सब टोटल अक्लूजन होती है, लेकिन स्टेमी के अंदर टोटली वेसल थ्रोम्बस जो है वो अक्लूड कर देता है। हम कार्डिक एंजाइम का स्टेटस देखेंगे तो यहाँ कार्डिक एंजाइम नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम ST सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ आपने याद रखना है ST डिप्रेशन होती है, यहाँ पे भी ST डिप्रेशन होती है, लेकिन यहाँ ST सेगमेंट की एलिवेशन होती है। तो ये इन तीनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। अब बात ये आती है कि पेशेंट क्लिनिकली आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करता है। वही सेम, तीनों के अंदर सेम कंप्लेन है कि दर्द है, लेकिन ये दर्द रेस्ट पे शुरू होता है, जबकि स्टेबल का ये डिफरेंस है कि स्टेबल में दर्द जो है वो एक्सर्शन पे स्टार्ट होता था, अगर आपको याद है। सो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो चेस्ट पेन है ना, ये चेस्ट पेन बेसिकली कार्डिनल साइन है फॉर एक्यूट करोनरी सिंड्रोम, ठीक है। अब आपने खुद ही चेस्ट पेन को लोकलाइज करना हम पहले पढ़ चुके हैं। साथ में वो कहता है कि ये चेस्ट पेन एसोसिएटेड होगा ब्रेथलेसनेस के साथ, यानी इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होगी, साथ में वॉमिटिंग हो सकती है और कोलैप्स भी हो सकता है। अगर MI का पेशेंट है, अभी पिछले दिनों भी एक केस था कि पिछले 1 घंटे से उसको बहुत स्वेयर स्क्वीजिंग चेस्ट पेन था और हमारे पास आया और कोलैप्स कर गया, तो वह उसकी मैनेजमेंट लिखे। तो ये पेशेंट जो है वो कोलैप्स भी कर जाता है क्योंकि पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा होता है। उसके बाद कहता है कि इसका जो पेन है वो पेन की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेयर होती है एज़ कम्पेयर टू एंजाइना इन MI। और पेन को पेशेंट किस तरह से डिस्क्राइब करेगा, यानी जो पेन है उसका क्या करैक्टर होगा, तो आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो एंजाइना या एक्यूट करोनरी सिंड्रोम वाला पेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्क्वीजिंग और कंस्ट्रक्टिंग सा पेन होता है, जैसे कि, और बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस उसको फील हो रही होती है। सो स्क्वीजिंग, कंस्ट्रक्टिंग और टाइटनेस और हैवीनेस उसको फील होती है। अब 2 चीज़ें आपने देखनी है, इस पेशेंट के अंदर अगर डेथ होती है तो वो 2 रीज़न्स की वजह से होती है। एक तो जब आपने MI को कंट्रोल नहीं किया तो पेशेंट अरिथमियास में जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और उस वजह से फिर उसकी डेथ हो जाती है, या पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में चला जाता है, ठीक है। सो हार्ट फेलियर की वजह से डेथ होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर पहले घंटे में डेथ हो जाती है विद इन फर्स्ट आवर तो वो ज़्यादातर अरिथमियास की वजह से होती है, एंड फिर फर्स्ट आवर सेकेंड आवर से ऑनवर्ड हार्ट फेलियर की वजह से डेथ होती है। ज़ाहिर है अगर अरिथमियास और हार्ट फेलियर हैं तो इसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट साइंस आ रहे होंगे। अगर स्वेयर चेस्ट पेन है, कह रहे हैं 1 घंटे से शदीद दर्द है, इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल है, तो फिर आप जो है हार्ट फेलियर के साइंस देखना शुरू करते हो ताकि उस मुताबिक आप इसको मैनेज करो। सो हार्ट फेलियर अगर वो जा रहा हुआ तो ये अगला चैप्टर हमारा हार्ट फेलियर का ही है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख लें कि उसका जो जुगुलर वीनस प्रेशर है वो रेज्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो लंग फील्ड्स है ना, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा क्रैकल सुनाई देंगे। हम स्टेट से सुनेंगे तो हमें क्रैकल सुनाई देते हैं इन द लंग फील्ड, और S3 हार्ट साउंड जो है वो आना शुरू हो जाती है हार्ट फेलियर अगर है। और अगर स्वेयर इस्कीमिया और इन्फॉक्शन है तो इस इस्कीमिया और इन्फॉक्शन में हमें क्या सुनाई दे रही होगी, S4 भी सुनाई, हमेशा पैथोलॉजिकल होती है।
और एक हमारे पास जो है वो न्यू ऑनसेट माइट्रल रीगर्गिटेशन मर्मर भी सुनाई देगा। तो ये साइंस आपने देखने हैं, S3 है, S4 है, मर्मर है, रेज जुगुलर वीनस प्रेशर है, क्रैकल्स हैं। तो ये इसको बता रहे होते हैं हमें कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बहुत ज़्यादा सुवेयर हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि सुवेरिटी की बेस पे हार्ट फेलियर की वजह से जो सुवेरिटी है और फिर उसकी वजह से जो मोर्टलिटी का चांस है, मोर्टलिटी का रिस्क है, इनको जो है कोई अमेरिकन नेशनल की कोई कंपनी थी, पता नहीं क्या है, कोई उन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं किलियप क्लास, ठीक है। अब ये जो किलियप क्लास है इसकी बेस पे हम पेशेंट को डिपेंडिंग अपॉन उसके साइंस हम कहते हैं क्लास 1 हो सकता है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। क्लास 1 हम तब कहते हैं जब हमें हार्ट फेलियर का कोई भी साइन नज़र नहीं आता, ठीक है। कोई S3 नहीं है, जुगुलर वीनस प्रेशर रेज नहीं है, क्रैकल्स नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की वजह से मोर्टलिटी का जो चांस है वो 6% है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑन द हाफ ऑफ द चेस्ट एरिया मुझे जो है वो क्रैकल सुनाई दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लास 2। और यहाँ जो मोर्टलिटी के चांस है, या मुझे S3 हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, तो यहाँ मोर्टलिटी का चांस अप टू 17% होता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जो क्रैकल्स हैं वो ऑल ओवर द लंग फील्ड, ठीक है, ऑल ओवर द लंग फील्ड सुनाई दे रहे हैं, तो ये क्लास 3 है। और यहाँ जो मोर्टलिटी का चांस है वो 30 to 40% तक ज़्यादा हो जाता है। और अगर पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है, यानी बिल्कुल उसका ब्लड प्रेशर गिर गया, पल्स नहीं आ रही, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे। और कार्डियोजेनिक शॉक में जो मोर्टलिटी का चांस है वो अप टू 80% होता है, ठीक है, 60 to 80%। तो पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा मसला है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, यानी जब हाइपोक्सिया हुआ तो हो सकता है अनस्टेबल एंजाइना हो और वो प्रोग्रेस करके MI में चला जाएगा, रिलीफ ना हुआ, हो सकता है डायरेक्टली वेसल कंप्लीटली ओक्लूड हो गई है और पेशेंट MI में चला गया। अब MI को अगर वक्ती कंट्रोल ना किया गया तो वो या तो अरिथमियास में जाके उसकी डेथ होगी या हार्ट फेलियर से उसकी डेथ होगी। और ये हार्ट फेलियर को हमने क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर तो कोई साइन नहीं है तो क्लास 1 है। अगर मुझे हाफ ऑफ द लंग फील्ड पे, हाफ चेस्ट पे क्रैकल सुनाई देते हैं तो क्लास 2 है। अगर मैं देखूं कि सारे लंग एरियाज़ में क्रैकल सुनाई दे रहे हैं तो क्लास 3 है। और अगर ज़ाहिर है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, हाइपरटेंसिव है, पल्स नहीं आ रही, तो वो फिर क्लास 4 है और वो कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है। अब यहाँ मैं इस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे करूँगी, तो आई होप कि बहुत ही मुश्किल नहीं है। सो ये आसान सा हम लोगों ने देखा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को स्टार्ट किया। इसमें 3 चीज़ें हैं, वो कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होती हैं, इस तरह से होती हैं। और पेशेंट आएगा कि मुझे सीने का, छाती का दर्द है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, शॉर्ट सांस बंद हो रहा है, उल्टी हो रही है, कोलैप्स कर सकता है, काफ़ी स्वेयर पेन होता है, स्क्वीजिंग वगैरह वाला, और इसकी डेथ इस तरह से होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका सिनेरियो बनता है या आपने लिखना होता है, वो लिखना होता है आपने इन्वेस्टिगेशन से, कि हम इस पेशेंट की 2 मेन इन्वेस्टिगेशन बेटे करते हैं। एक हम लोग जो है वो ECG करते हैं और एक हम कार्डिक एंजाइम करते हैं, क्योंकि इसी की बेस पे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है। तो कार्डिक एंजाइम और ST सेगमेंट देखना है।